हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके ड्यू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से नए मोटिवेशन और नए जोश और नए उत्साह के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2022, जो एग्ज़ाम आपका 15 से 16 अक्टूबर को कंडक्ट होना है। तो इसके लिए हम आपके लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा इस प्रैक्टिस सेट के अंदर। और बिल्कुल जैसे आपके एग्ज़ाम में आएंगे ठीक उसी पैटर्न पर आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के लिए ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग लास्ट तक हमारे इस सेशन में बने रहेंगे। अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करेंगे। चलिए आज की क्लास का हम लोग शुभारंभ करते हैं। तो आज के पहले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया। एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सभी प्रश्नों के जवाब जो है आपको कमेंट सेक्शन में देना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो गठन है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है सबसे पुराना उपनिषद है। आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है। केना उपनिषद, छांदोग्योपनिषद, मांडूक्य उपनिषद या फिर ईश उपनिषद। सबसे पुराना उपनिषद कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सबसे पुराने उपनिषद की अगर बात करी जाएगी तो सबसे पुराना उपनिषद कौन है। उपनिषद की अगर बात करी जाएगी तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या है। 108 उपनिषद है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप में बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप में बैठकर एकांत में सीखी गई विद्या। और अगर बात की जाएगी सबसे पुराना उपनिषद कौन है तो ईश उपनिषद। दोस्तों ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश उपनिषद आपका सबसे पुराना उपनिषद है। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। सभी लोग बताएंगे चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त या फिर ब्रजेश्वर। चाणक्य की दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो चाणक्य ये एक पुस्तक है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। और साथ ही साथ चाणक्य जो हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। अगर बात की जाएगी चाणक्य की तो चाणक्य का दूसरा नाम है विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जितने लोग बी बता रहे हैं आप सभी का एकदम करेक्ट आंसर है। चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। ध्यान से देखेंगे और सही आंसर बताएंगे। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है। तो दिल्ली सल्तनत की अगर बात करी जाएगी तो ध्यान से देखेंगे। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आपका कौन सा वंश आया? सबसे पहले आपका आया गुलाम वंश। ठीक है, सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी। ध्यान से सुनते रहेंगे। गुलाम के बाद आपका खिलजी, खिलजी के बाद तुगलक और तुगलक के बाद आपका सैयद वंश आता है और उसके बाद आपका आता है लोदी वंश। तो इस क्रम में हम लोग मिला लेंगे गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो सैयद की इसमें बात नहीं की गई है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। गुलाम, खिलजी, तुगलक और लोदी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी कृति संस्कृत में रचित नहीं है। ध्यान से देखेंगे और सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी कृति जो है संस्कृत में रचित नहीं है। रत्नावली, तिरुक्कुरल, राजतरंगिणी या फिर मेघदूत। कौन सी कृति जो है संस्कृत में रचित नहीं है। तो संस्कृत में रचित नहीं है तो इसमें से अगर बात करी जाएगी रत्नावली,
राजतरंगिणी और मेघदूत, ये जो पुस्तकें हैं ये संस्कृत में रचित हैं। और आपकी तिरुक्कुरल यह जो रचना है, यह जो कृति है, यह संस्कृत में रचित नहीं है। और यह किस भाषा में है? तो यह तमिल भाषा में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। किस भाषा में है? तमिल भाषा में है तिरुक्कुरल, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी दोस्त जो कि आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक और शेयर अवश्य करेंगे आज के सेशन को। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? बताएंगे फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ध्यान से देखेंगे। महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, सी राजगोपालाचारी और लाला लाजपत राय। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो फ्रंटियर गांधी की अगर बात करी जाएगी तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें फ्रंटियर गांधी या फिर सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और सबसे खास बात यह है 1987 में इन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। कौन सा सम्मान मिला? भारत रत्न सम्मान मिला। तो ये पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला है। पहले विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, तो कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। जी हाँ दोस्तों, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी नागरिक हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान मिला। हमारा अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल वली खान। तो बादशाह खान के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही बादशाह खान के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें जो है एक और नाम से जाना जाता है, कहते हैं बच्चा गांधी। बच्चा गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो बच्चा गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं, बच्चा गांधी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे, वह महिला कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं की जागृति में से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उससे भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। विजय लक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजिनी नायडू या फिर मैडम भीका जी कामा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो भारत की कोकिला की अगर बात करी जाएगी या फिर स्वतंत्रता के लड़ने हेतु भारतीय महिलाओं के जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? सरोजिनी नायडू के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। किसकी अध्यक्षता की? कांग्रेस की अध्यक्षता की। पहली भारतीय महिला जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, नाम क्या है? सरोजिनी नायडू। और साथ ही साथ ये पहली महिला हैं, पहली भारतीय महिला राज्यपाल हैं। पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन है? तो पहली भारतीय महिला राज्यपाल कौन बनी है? सरोजिनी नायडू। और साथ ही साथ पहली भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला है सरोजिनी नायडू। इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा? बताएंगे निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा? ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी.डी. सावरकर, शरद चंद्र या फिर बटुकेश्वर दत्त। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये है, इनका नाम है बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी.डी. सावरकर ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा। ठीक है। और इन्होंने 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम से एक पुस्तक लिखी। क्या नाम है? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। अगर पूछा जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यह पुस्तक बी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई। और इन्होंने जेल के दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था। इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसे देखेंगे, लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे लेडी विद द लैंप
के नाम से किसे जाना जाता है? सभी दोस्त इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में अवश्य देंगे। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है? मैडम कामा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू या फिर एनी बेसेंट। तो लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के नाम से विख्यात महिला का नाम है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करी जाएगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, तो इन्हें आधुनिक नर्सिंग का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक नर्सिंग का जनक जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक नर्सिंग का जनक, आधुनिक नर्सिंग का जनक। और इन्होंने जो है किसकी सेवा की है? ध्यान देंगे, इनके द्वारा किसकी सेवा करी गई है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा जो है जो देश के नागरिक हैं उनकी सेवा करी गई है, उनके स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करी गई हैं। किसके द्वारा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा करी गई, इसीलिए इन्हें लेडी विद द लैम्प के नाम से जाना गया है। और ये जो है एक उच्च कुल की महिला होते हुए भी इन्होंने एक नर्स के रूप में काम किया। ठीक है, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसे हम लोग देखते हैं। पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? तो पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से किसका हिस्सा है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो मणिपुर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम या फिर असम। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। अगर बात की जाएगी पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय या मूल रूप से असम का हिस्सा है, किसका हिस्सा है? असम का। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, असम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। खासी, गारो और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? बताएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बताएंगे। ऑप्शन ए असम में, मेघालय में, सिक्किम में या फिर नागालैंड में। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? ध्यान से देखेंगे, मेघालय में स्थित है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। खासी, गारो और जयंतिया की पहाड़ियाँ जो हैं आपका मेघालय राज्य में स्थित है। और मेघालय राज्य में ही आपका स्थित है मासिनराम। कौन सा स्थल है? मासिनराम। मासिनराम स्थल की अगर बात करी जाएगी तो ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा है? मासिनराम। और ये कहाँ पर पड़ता है? ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये आपका मेघालय में पड़ता है मासिनराम। तो इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कौन सा है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, कुमाऊँ पहाड़ियाँ या फिर गढ़वाली पहाड़ियाँ। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। तो टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में है। दोस्तों नीलगिरी की पहाड़ियाँ एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ अगर बात करी जाएगी या किस राज्य में स्थित है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं तमिलनाडु में स्थित हैं। कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और साथ ही साथ नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बट्टा। ऊंची चोटी का नाम क्या है? याद रखेंगे, चोटी का नाम क्या है? डोडा बट्टा। डोडा बट्टा नाम याद रखेंगे, डोडा बट्टा। नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बट्टा। और किस राज्य में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ? तो तमिलनाडु राज्य में है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। काली मिट्टी को किस रूप में जाना जाता है? क्रिस्टलीय, रेगुर, बांगर या फिर आर्द्र। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो काली मिट्टी की अगर बात करी जाएगी, ब्लैक सॉइल इसे कहते हैं इंग्लिश में, तो काली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाता है, काली मिट्टी। और साथ ही साथ अगर बात आती है काली मिट्टी की, तो ध्यान से देखेंगे, काली मिट्टी में अगर बात की जाएगी किस तत्व की अधिकता होती है, तो पोटास की अधिकता होती है काली मिट्टी में। और काली मिट्टी में सबसे अच्छी फसल किसकी होती है? तो कपास की मिट्टी कही जाती है। तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में।
और कपास की अगर बात करी जाएगी तो इसे क्या कहा जाता है, तो कपास को वाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। वाइट गोल्ड, वाइट गोल्ड के नाम से क्या जाना जाता है, कपास, तो वाइट गोल्ड ध्यान रखेंगे। तो पोटास की अधिकता होती है काली मिट्टी में, इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और कपास की खेती के लिए यह बहुत ही उपयुक्त भूमि होती है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोग बने रहेंगे हमारे सेशन में लास्ट तक। अगर सीखने को मिल रहा है, कुछ अलग सीखने को मिल रहा है, तो एक बार हमारे इस क्लास को शेयर अवश्य करेंगे। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, बताएंगे एक बार कमेंट सेक्शन में। इंदिरा गांधी नहर कहाँ से निकलती है, सरदार सरोवर बांध, उकाई बांध, हरिके बांध या फिर इंदिरा सागर बांध। तो इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करी जाएगी तो ये कहाँ से निकलती है, तो इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करी जाएगी तो यह हरी के बांध से निकलती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरी के बांध से निकलती है। तो इंदिरा गांधी नहर की अगर बात करी जाएगी तो यह किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है, राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजस्थान राज्य की अगर बात आती है तो राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, ध्यान रखेंगे जयपुर है राजस्थान की राजधानी और जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन हैं, तो वर्तमान समय में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, ध्यान रखेंगे सभी दोस्त, अशोक गहलोत हैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे हमारे इस सेशन में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल का क्या प्रतिशत रहा है, ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे का प्रतिशत क्या रहा है, 32%, 22%, 42% या फिर 35%। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो गरीबी रेखा के नीचे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो इसका प्रतिशत रहा है, ध्यान से देखेंगे क्या प्रतिशत रहा है, 22%। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 22%। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो तो उसे क्या कहते हैं, बताएंगे। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, तो जिस बाजार में स्पर्धा की कमी हो उसे क्या कहते हैं, उसे मोनोपोली कहते हैं। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस बाजार में स्पर्धा की कमी होती है उसे मोनोपोली कहते हैं। और मोनोपोली के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, एक व्यक्ति जो है बाजार पर एकाधिकार होता है, एक व्यक्ति या संस्था का बाजार पर क्या होता है, एकाधिकार होता है या फिर उस संस्था पर उसका नियंत्रण होता है, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किया जाने वाला 100 रुपये के नोट पर निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। तो हमारे ऑप्शन है मूल्य वर्ग संख्या 100 देवनागरी में नहीं लिखा गया है, तो उस पर जो 100 लिखा हुआ है वह देवनागरी में लिखा हुआ है। साथ ही साथ रानी की वाव की आकृति है, आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर नहीं है या फिर नोट का रंग भूरा है। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। तो अगर बात करी जाएगी 100 रुपये के नोट पर कौन सा 100 रुपये का नोट किस कलर का होता है, तो ध्यान रखेंगे 100 रुपये का नोट जो है वो कलर जो होता है नीले रंग का आपको दिखता है, वो नीले रंग का नहीं, एक्चुअली वो लेमेंडर कलर होता है। कौन सा, लेमेंडर कलर होता है। और उस पर किसकी मुद्रा अंकित होती है, कौन सी आकृति बनी होती है, रानी की वाव की आकृति होती है। रानी की वाव की अगर बात करी जाएगी तो ये कहाँ बनी हुई है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात में बनी हुई है, ध्यान रखेंगे। गुजरात के पाटन जिले में, किस जिले में, गुजरात के पाटन जिले में रानी की वाव की प्रतिमा बनी हुई है, रानी की वाव की। और अगर बात करी जाएगी अगर 100 रुपये का नोट है तो उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे ही होंगे, इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, बताएंगे। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, दार्जिलिंग, गुवाहाटी, बंगलुरु या फिर तिरुवनंतपुरम। तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है बंगलुरु में स्थित है दोस्तों, बंगलुरु में स्थित है कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया का
मुख्यालय। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में बैंक के न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ब्याज नहीं दे सकता है, इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? एक बार फिर से देखेंगे। अर्थशास्त्र बैंक के न्यूनतम ब्याज दर जिससे अधिक पर वह ऋण नहीं दे सकता है, इसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? रिजर्व रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, बेस रेट या फिर मार्जिनल रेट। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? बेस रेट कहते हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ये आपका जो है पॉलिटी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ये जो चल रहा है सेशन, इसमें आपका बिल्कुल एकदम पेट एग्ज़ाम के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन जो है व्यवस्थित किए गए हैं। तो आपके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही साथ में शेयर जरूर करना है सभी दोस्तों के साथ में। प्रश्न है कि भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो आपके ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से, संसद से, संघीय न्यायपालिका से या फिर मानवाधिकार से। तो अगर बात करी जाएगी संविधान का चौथा अध्याय, तो संविधान का चौथा अध्याय राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। खबरों में अक्सर देखा जाने वाला शिक्षा का कानून किस वर्ष लागू हुआ? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। 1999, 2010, 2014 या फिर 2017। तो शिक्षा का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो शिक्षा का कानून जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राइट टू एजुकेशन जिसे कहते हैं, राइट टू एजुकेशन। और यह कौन सा आर्टिकल है? तो ध्यान रखेंगे आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये आपका मौलिक अधिकार है, जिसके तहत जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। और साथ ही साथ में अगर बात करी जाएगी बाल शिक्षा अधिनियम 2009 में जो पारित किया गया है, तो यह जो है 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का कानून की अगर बात करी जाएगी तो किस वर्ष लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 21। दोस्तों ध्यान रखेंगे आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार के तहत इसका वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के राष्ट्रीय पद की उम्मीदवारी के लिए नामित होने से पूर्व रामनाथ कोविंद ने निम्नलिखित में से किसके पद पर इस्तीफा दिया था? आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे और वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे। तो इन्होंने जो है राष्ट्रपति के का पदभार संभालने के पहले किस पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था? आपके ऑप्शन है बिहार के राज्यपाल, तमिलनाडु के राज्यपाल, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल या फिर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति का पदभार संभालने से पूर्व जो है बिहार के आपका जो है किस राज्य के राज्यपाल का पदभार जो है त्याग दिया था, इस्तीफा दिया था? तो बिहार के राज्यपाल पद से इन्होंने क्या दिया था? इस्तीफा दिया था। और ये किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया? तो 2017। दोस्तों ध्यान रखेंगे 2017 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया। इन्होंने पदभार ग्रहण किया किस पद का? तो राष्ट्रपति पद का पदभार ग्रहण किया। वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि इससे पहले क्या थी? इससे पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं और साथ ही साथ पहली आदिवासी महिला हैं जो कि भारत की राज्यपाल बनी है। और ये संथाल जनजाति से बिलोंग करने वाली महिला हैं, तो इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू जी की अगर बात करी जाएगी तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? फटाफट से सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंग्लो इंडियन के कितने सदस्यों को संसद में नामांकित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन के मात्र 2 सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंग्लो इंडियन के सदस्य को कौन नामांकित करता है? राष्ट्रपति चुनता है। कौन? राष्ट्रपति चुनता है। और किस सदन में? तो ध्यान रखेंगे लोकसभा में। अगर बात आती है दोस्तों लोकसभा के, तो लोकसभा आपका
जो है क्या है, लोकसभा की अगर बात करी जाएगी तो इसका वर्णन किस में किया गया है, तो इसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। ध्यान रखेंगे, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, किसने भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्य किया है? चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, इंद्र कुमार गुजराल, गुलजारी लाल नंदा। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुलजारी लाल नंदा जी ने जो है भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्यभार ग्रहण किया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते। 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होगा? बताएंगे 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। 1 क्यूसेक जल किसके बराबर होता है? 28.317 लीटर प्रति सेकंड, 28.317 लीटर प्रति मिनट, या फिर 28.317 लीटर प्रति घंटा, या फिर 28.317 लीटर प्रति 10 सेकंड। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 1 क्यूसेक जल लगभग किसके बराबर होता है? 28.317 लीटर प्रति सेकंड। 28.317 लीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कहता है कि वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है उसे क्या कहते हैं? स्पीकर, माइक्रोफोन, एकीकृत परिपथ, या फिर स्टेरियोस्कोप। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं माइक्रोफोन। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन ऐसा विद्युत उपकरण है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में बदलता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड रासायनिक प्रतीक है? लेड का रासायनिक प्रतीक कौन सा है? के, पीबी, एयू, या फिर Na। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो लेड को सीसा के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखेंगे। लेड का मतलब होता है सीसा, ठीक है। तो लेड का सूत्र क्या होता है? पीबी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीबी। अगर बात करी जाएगी के, तो के किसका रासायनिक प्रतीक है? पोटेशियम का है के। एयू, एयू किसका प्रतीक है? ध्यान देंगे, एयू। तो एयू जो है आपका किसका प्रतीक है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एयू जो है ऑरम का प्रतीक है। किसका? ऑरम, और जिसे हम लोग गोल्ड के नाम से जानते हैं, गोल्ड यानी कि सोना। दोस्तों जी हाँ, सोना का प्रतीक है एयू। और अगर Na की बात करी जाएगी तो Na तो सभी को पता होना चाहिए, सोडियम का प्रतीक है Na। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है? बताएंगे किस तत्व का परमाणु क्रमांक 31 होता है? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, या फिर इंडियम। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका किस तत्व का परमाणु क्रमांक जो है 31 होता है? तो गैलियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 31 होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, गैलियम। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? ऑप्शन है गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय ग्रीवा, या फिर शुक्र वाहिनी। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सभी दोस्त। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो कौन सा मादा जनन अंग का एक भाग नहीं है? तो गर्भाशय, योनि मार्ग, गर्भाशय ग्रीवा, ये तीनों जो है मादा जनन अंग के भाग हैं। अगर बात करी जाएगी शुक्र वाहिनी, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र वाहिनी। यह दोस्तों शुक्र वाहिनी यह जो है नर जनन अंग का भाग है, नर जनन तंत्र का भाग है। ध्यान रखेंगे, नर जनन तंत्र का भाग है। और ये जो है वृषण कोश से जोड़ता है, ये जो है शुक्र वाहिका को वृषण कोश से जोड़ता है, तो इसे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो यह नर जनन अंग का भाग है। बाकी सारे जो हैं आपके स्त्री जनन अंग के भाग हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में कौन सा गांव भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? तो कौन सा गांव भारत
की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बनी है? बताएंगे सोडला उत्तराखंड, पल्ली जम्मू कश्मीर, जुआना उड़ीसा या फिर खोसा राजस्थान। सही आंसर क्या होगा? एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएंगे। तो हाल ही में कौन सा गांव जो है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना हुआ है? तो इस प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर है आपका सोडला उत्तराखंड। क्या है? सॉरी, तो इसका जम्मू कश्मीर में है। ध्यान रखेंगे, उत्तराखंड में नहीं है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। तो पल्ली जम्मू कश्मीर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ध्यान रखेंगे, क्या है? पल्ली जम्मू कश्मीर इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर, ध्यान से देखेंगे, हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर कीरोन पोलार्ड अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा इन्होंने की है। नाम क्या है? कीरोन पोलार्ड। ठीक है, तो कीरोन पोलार्ड की अगर बात करी जाएगी तो आपको बताना है इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास से घोषणा की है, तो वह किस देश से संबंधित है? फटाफट से सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका एकदम करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। जितने सारे लोग, एक बार सभी लोगों को आंसर बताना है। जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड और या फिर श्रीलंका, या फिर श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो अगर बात करी जाएगी कीरोन पोलार्ड, तो किस देश के खिलाड़ी हैं इन्होंने संन्यास लिया है? तो ये आपके वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर हैं। वेस्ट इंडीज़ के, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेस्ट इंडीज़। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भारत को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किस भारतीय को अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल के माधव, लेफ्टिनेंट जनरल सुरेश झा या फिर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे या फिर लेफ्टिनेंट जनरल टी के शर्मा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तो अगर बात करी जाएगी अगला थल सेना प्रमुख किसे बनाया गया है, तो अगला थल सेना प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ध्यान रखेंगे कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को बनाया गया। अगर बात करी जाएगी मनोज सोनी, ठीक है, नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? मनोज सोनी। तो मनोज सोनी को क्या नियुक्त हैं? तो मनोज सोनी अभी हाल ही में यूपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? मनोज सोनी। नाम याद रखेंगे, मनोज सोनी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला दुनिया का पहला देश बना है। तो कौन सा देश है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया है? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में सेशन को शेयर करेंगे। अगर बात करी जाएगी किस देश के द्वारा जंगलों के जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, इक्वाडोर या फिर केन्या। तो सही आंसर आपका हो जाएगा इक्वाडोर। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। इक्वाडोर के द्वारा जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? सभी दोस्त बताएंगे। तो ILO के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिलबर्ट हॉगबो, मैक्स मिल्सी मसीसी या फिर पाल बिया या फिर इद्रिस डेवबी। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में अवश्य देना है। तो फटाफट से आप सभी लोग इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, दोस्तों अगर बात करी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट हॉगबो। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे। 94वें
ऑस्कर पुरस्कार के अंतर्गत निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार के द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? कमेंट सेक्शन में सभी को इसका आंसर बताना है। फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। तो फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला है ड्राइव माई कार, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ड्राइव माई कार, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भगवंत मान ने किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं, या फिर किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है? तो बताएंगे। तो भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड या फिर गोवा? सही आंसर क्या होगा? सभी दोस्तों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी भगवंत मान की, तो भगवंत मान जो हैं 17वें मुख्यमंत्री बने हैं पंजाब राज्य के। अगर बात करी जाएगी उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के कौन बने हैं बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सभी दोस्त बताएंगे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ, जिनको तो आप सभी को पता होना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अभी जो हाल ही में चुनाव हुआ तो उसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? पुष्कर सिंह धामी। और अगर बात करी जाएगी गोवा, जी हाँ दोस्तों, गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं बताएंगे। गोवा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। तो पंजाब इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। प्रसिद्ध टेक कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में अपना पहला पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो प्रसिद्ध टेक कंपनी सैमसंग ने भारत के किस शहर में अपना पहला पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? बताएंगे। ऑप्शन ए है मुंबई, बी लखनऊ, सी जयपुर और डी अहमदाबाद। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में सभी दोस्त बताएंगे। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सैमसंग के द्वारा अपना पहला पूर्णतः महिला संचालित मोबाइल स्टोर कहाँ पर खोला गया? अहमदाबाद। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, ये सारे जो प्रश्न हैं आपके करंट अफेयर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो सभी दोस्त ध्यान से इनको देखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो बीमा नियामक, ध्यान से देखेंगे, बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभिमन्यु राणा, मुकेश रुदाला, गणेश राठौर या फिर देवाशीष पांडा। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अगर बात करी जाएगी बीमा नियामक व विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देवाशीष पांडा। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? बताएंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए कौशल्या मातृत्व योजना स्टार्ट करी गई है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी को बताना है। तो अगर बात करी जाएगी कौशल्या मातृत्व योजना, जी हाँ दोस्तों, अति महत्वपूर्ण योजना है। तो कौशल्या मातृत्व योजना, यह जो योजना है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है। किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई है कौशल्या मातृत्व योजना। और ये किस दिवस पर स्टार्ट करी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन यह स्टार्ट करी गई है। इसके अंतर्गत जो है महिलाओं को 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान करी जाएगी। कितने रुपए की? 5,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाएगी। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कौशल्या मातृत्व योजना याद रखेंगे छत्तीसगढ़ है। अगला है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वैली सैभितामा, गोपी थोनाकर या फिर सुनीता गोदारा या फिर इंद्रेश धीरज। सही आंसर क्या होगा? एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला व्यक्ति है गोपी थोनाकल। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोपी थोनाकल ये पहले व्यक्ति हैं। तो अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर कौन बनी है? बताएंगे। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में
2000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? एक बार सभी लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? पूनम राउत, स्मृति मंदाना, हरमनप्रीत कौर या फिर मिताली राज। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बनी है मिताली राज। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और अभी हाल ही में मिताली राज ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो यह प्रश्न भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है इसे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मनुष्य के द्वारा खोजा गया ग्रह है? तो कौन सा ग्रह इसमें मनुष्य के द्वारा खोजा गया ग्रह है? नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो या फिर बृहस्पति। सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सा ग्रह जो है मनुष्य के द्वारा खोजा गया ग्रह है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरेनस ग्रह जो है मानव निर्मित ग्रह है, ये आपका कृत्रिम ग्रह है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। नाम क्या है? यूरेनस ग्रह। और इसकी खोज किसने की है? लिख लेंगे विलियम हर्शेल। क्या नाम है? विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल के द्वारा इसकी खोज करी गई है। विलियम हर्शेल। तो विलियम हर्शेल के द्वारा यूरेनस ग्रह की खोज करी गई है। नाम ध्यान रखेंगे। और ये आपका कृत्रिम ग्रह है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? ध्यान से देखेंगे और बताएंगे बोत्सवाना की मुद्रा कौन सी है? बोत्सवाना राज्य की मुद्रा कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। रियाल, डॉलर, पुला या फिर ड्रॉम। तो आपको हमने मुद्रा, राज्य और राजधानी और देश से रिलेटेड जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई, उसमें संसद के नाम भी हमने इंक्लूड किया है। अगर आपने अभी तक हमारी वह क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी दोस्त इस क्लास के बाद में उस वीडियो को अवश्य देखेंगे। आपके यूपी SSC एग्ज़ाम में देश, राजधानी और मुद्रा से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए वह क्लास हमारी आप सभी लोग अवश्य देखेंगे। इस वीडियो के बाद आपको वह क्लास जरूर देखना है। तो बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना अगर देश की बात करी जाएगी तो बोत्सवाना की मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। ध्यान रखेंगे, पुला है बोत्सवाना की मुद्रा। और अगर बात करी जाएगी बोत्सवाना की राजधानी क्या है? तो गोबोर्नो। गोबोर्नो है राजधानी। क्या है? गोबोर्नो बोत्सवाना की राजधानी है, गोबोर्नो। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑस्कर को किस नाम से जाना जाता है? ऑस्कर को और किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन अवार्ड, डायमंड अवार्ड, अकादमी अवार्ड या फिर बाफ्टा अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आप सभी लोग सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ऑस्कर अवार्ड को अन्य नाम से जाना जाता है अकादमी अवार्ड। जी हाँ दोस्तों, अकादमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है ऑस्कर अवार्ड जाना जाता है। ऑस्कर अवार्ड को किस नाम से जाना जाता है? अकादमी अवार्ड के नाम से जाना जाता है। तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय खिलाड़ियों के द्वारा खेल के क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो आजीवन खेल के क्षेत्र में योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार, इंदिरा गांधी पुरस्कार, सरदार पुरस्कार या फिर द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो अगर कोई खिलाड़ी आजीवन अपना खेल के क्षेत्र में योगदान देता है तो उसे कौन सा अवार्ड दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ध्यानचंद की अगर बात करी जाएगी तो मेजर ध्यानचंद, जी हाँ, मेजर ध्यानचंद ये हॉकी के महान खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद नाम याद रखेंगे। ध्यानचंद की अगर बात की जाएगी तो हॉकी के महान खिलाड़ी भारत के थे और इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। हॉकी का जादूगर, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखेंगे। और अगर बात करी जाएगी इस पुरस्कार के अंतर्गत जो है विजेता को कितनी राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में? तो विजेता में अगर कोई विजेता है तो उसे कितनी राशि मिलती है? 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 10 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के अंतर्गत। और पहले यह राशि कितनी थी? तो पहले 5 लाख थी, तो 5 लाख से अब कितने कर दी गई है? 10 लाख। ध्यान रखेंगे। और मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं, अब हॉकी के महान खिलाड़ी होने के कारण इन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है, तो इनके नाम पर दिया जाता है ध्यानचंद पुरस्कार। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने व्यक्तित्व
पर दंगल फिल्म बनाई गई है? ध्यान से देखेंगे, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिसके व्यक्तित्व पर जो है दंगल फिल्म बनाई गई है। महावीर सिंह फोगाट, धनराज सिंह, सुरेश शर्मा या फिर दिलीप सरकार। तो किनके नाम पर दंगल फिल्म बनाई गई है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो वह कौन सा व्यक्ति है जिसके नाम पर दंगल फिल्म बनी है? तो आपका ऑप्शन ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, महावीर सिंह फोगाट। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है, महावीर सिंह फोगाट। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आरएनए का पूर्ण रूप क्या है? आरएनए का पूर्ण रूप क्या है बताएंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड, रॉबर्ट न्यूक्लियर एसिड या फिर रेटिनल न्यूक्लिक एसिड या फिर रिबोन्यूक्लियर एसिड। सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आरएनए का पूरा नाम क्या होता है? तो आरएनए की अगर बात करी जाएगी तो आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोस्तों क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगर बात करी जाएगी दोस्तों राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो ये किससे मिलकर बना होता है? तो यह राइबोस शर्करा से निर्मित होता है और राइबोस शर्करा के साथ साथ इसमें फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस क्षार होता है। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की अगर बात करी जाएगी तो यह कौन सा पदार्थ होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए, आनुवांशिक पदार्थ होता है आरएनए। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2023 में रग्बी विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? रग्बी विश्व कप का मेज़बानी जो है किस देश के द्वारा की जाएगी? कमेंट सेक्शन में सही आंसर आप लोगों को बताना है। तो रग्बी विश्व कप की मेज़बानी जो है फ्रांस देश के द्वारा करी जाएगी। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। अगर आपने अभी तक हमारे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक और शेयर करेंगे, साथ ही साथ में शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? बताएंगे गीत गोविंद के लेखक कौन है? सभी दोस्त कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मीराबाई, जयदेव, तुलसीदास या फिर कबीर। तो मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई पुस्तक गीत गोविंद के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो गीत गोविंद की पुस्तक की अगर बात करी जाएगी तो इसके लेखक कौन है? जयदेव। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जयदेव एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। तो आज का जो आपका सेट है पूरा ख़त्म हो चुका है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्रतिदिन यूपी डबल पेड एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करेंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहते हैं कि अपनी मंजिल को भुला कर जिया भी तो क्या जिया। जी हाँ दोस्तों, अपनी मंजिल को भुला कर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत को, अगर है दम तो मिटा कर दिखा, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप लोग लास्ट तक हमारे इस सेशन में बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।